नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा एक्शन हुआ है। हत्याकांड का एक आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ है। अतीक अहमद का करीबी था, मारा गया अरबाज। धूमनगंज इलाके के नेहरू पार्क में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिस को भी गोली लगी है। आपको बता दें कि घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अरबाज अतीक अहमद के बेटे असद का था ड्राइवर। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में अरबाज का चेहरा आया था और वारदात की सीसीटीवी फुटेज में अरबाज का चेहरे का खुलासा हुआ था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। उमेश हत्याकांड का शूटर ढेर किया है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में अरबाज का चेहरा पहचाना गया था। उमेश पाल हत्याकांड में ये बड़ा एक्शन हुआ है। हत्याकांड का एक आरोपी ढेर। पुलिस एनकाउंटर के दौरान अरबाज ढेर हुआ है। और ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें, उमेश हत्याकांड का शूटर ढेर हुआ है। उमेश हत्याकांड में गिरा पहला विकेट। शातिर अपराधी अरबाज मुठभेड़ में ढेर हुआ। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था अरबाज। धूमनगंज के नेहरू पार्क के पास मुठभेड़ हुई, जिसमें कि ये आरोपी ढेर हुआ है। उमेश हत्याकांड में सीएम की सख्ती का असर देखा। अब नहीं बचेंगे हत्याकांड के आरोपी, सीधे तौर पर यह बात सामने आ रही है। वारदात में इस्तेमाल कार चला रहा था अरबाज अतीक अहमद के बेटे असद का ड्राइवर था। और प्रयागराज शूटआउट के बाद पुलिस का यह बड़ा एक्शन देखने को मिला है। और राजूपाल हत्याकांड आखिर क्या था? 2004 में अतीक अहमद ने यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। इसके पहले अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक था। और आपको इसी कड़ी में बताते चले कि राजूपाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर भी। सांसद बन जाने के बाद अतीक अहमद ने सीट खाली कर दी। और आगे आपको बता दें कि इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से सपा ने अतीक अहमद को छोटे भाई अशरफ को अपना उम्मीदवार बनाया था। और चुनाव में बसपा उम्मीदवार राजूपाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हराया, जिसके बाद इस कड़ी में पहली बार विधायक बने राजूपाल की 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो एनकाउंटर को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जो कि 2005 के राजूपाल विधायक हत्याकांड का गवाह थे, उनकी बर्बर हत्या गाड़ी सवार बदमाशों ने असलाह एवं बम इत्यादि चलाकर की थी। इस हत्याकांड में पूरे प्रदेश को दहला दिया था। सरकार की तरफ से विधानसभा के पटल पे सभी अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया था तथा उसी अनुरूप पुलिस को इन सभी बदमाशों को कानून के दायरे में लाने के लिए निर्देश मिले थे। आज प्रयागराज जनपद के धूमनगंज थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें कि उस घटना में सम्मिलित अरबाज पुत्र अफा, जो कि मल्लापुर थानापुरा मुफ्ती प्रयागराज का रहने वाला है, पहले घायल हुआ तथा इसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है। इस पे आरोप है कि घटना के दिन जो क्रेटा गाड़ी इस्तेमाल हुई थी, उसका यह ड्राइवर था तथा
उस दिन इसके द्वारा फायरिंग भी की गई थी। उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा सभी ऐसे पेशेवर, माफिया एवं गैंगस्टर लोगों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा स्थानीय अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि इस अपराध में लिप्त सभी व्यक्तियों को जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जाए, इन पे इनाम घोषित किया जाए और इनाम की राशि विभिन्न स्तरों पर बढ़ाई जाए। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी कायम रहेगी और कानून हाथ में लेने वाले अपराधियों को किसी भी हालत में छोड़ा। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अरबाज पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। इसे लेकर प्रयागराज पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। प्रयागराज में जो घटना घटित हुई थी जिसमें श्री उमेश पाल और एक हमारे सुरक्षाकर्मी जो पुलिसकर्मी हमारे थे उनकी हत्या की दुखद घटना हुई थी के संबंध में पुलिस के द्वारा 10 टीमें गठित करके कार्रवाइयाँ की जा रही थी। आज अरबाज सन ऑफ अफाक निवासी सल्लापुर थाना पूरा मुफ्ती प्रयागराज, जिनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया था 50,000 रुपये का, ये आज दिनांक 27 फरवरी 2023 को आज जब सूचना मिली कि कुछ संदिग्धों का मूवमेंट है नेहरू पार्क क्षेत्र में थाना धूमनगंज में, तो इस सूचना मिलने पर जब पुलिस की टीम्स वहां पहुंची हैं तो पुलिस की टीम्स पहुंचने पर इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई और इस कार्रवाई में जब ये इधर उधर निकलने का प्रयास कर रहे थे और फिर पुलिस की टीम्स ने पीछा किया और जवाबी कार्रवाई उधर से इनके द्वारा वो किया गया, तब इनको इंजरी आई और उसके बाद में इन्हें इलाज के लिए ले जाया गया और बाद में ये SRN में जाकर इनको मृत घोषित किया गया है। प्रयागराज में जो घटना घटित हुई थी जिसमें वह हत्याकांड के बाद शनिवार को सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य। और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। एनआईए ने मुंबई पुलिस को ईमेल भेजा है, एक संदिग्ध को लेकर अलर्ट किया है। आपको बता दें कि एनआईए ने मुंबई पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा है। आपको बता दें हांगकांग, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक्टिव सरफराज मेमन की मुंबई में एंट्री की जानकारी दी गई है। एनआईए ने पुलिस को उसका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट से संबंधित जानकारी दी है। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि अलर्ट की खबर के बाद मुंबई की जांच एजेंसी एक्टिव दिखाई दी है। वहीं नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह एक्शन मोड में दिखी है। उन्होंने थाना सेक्टर 142 का औचक निरीक्षण किया और थाने में रखरखाव का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।
वहीं प्रतापगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कहा कि सरकार निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी सीबीआई ने की है। मनीष सिसोदिया पूरी जांच में सहयोग कर रहे हैं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहीं प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर ही सीबीआई गिरफ्तार। सरकार आने के बाद से ही लगातार अपराध में कमी आई है। राजनीतिक हताशा निराशा है। सीबीआई स्वतंत्र रूप से काम करती है। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर ही सीबीआई गिरफ्तार करती है और उनको अगर न्यायपालिका पे भरोसा है तो लड़ाई लड़े, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक लंबे समय से कश्मीर में ये घटनाएं घटी हैं, लेकिन आपने देखा है कि कश्मीर में लगातार हालात सुधर रहे हैं। एक दौर वो भी था कि आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जब एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे तो कश्मीर के लाल चौक पे तिरंगा का ध्वजारोहण नहीं हो सकता था और आज कश्मीर का कोई इलाका नहीं बचा है जहां पे लोग उत्साह के साथ, जोश के साथ और स्वयं राहुल बाबा ध्वजारोहण करके आए हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि कश्मीर में हालात। वहीं पीलीभीत जिले के कस्बा बिलसंडा में उठाए जाने वाले कूड़े के निस्तारण के लिए रुरिया धुरिया गांव में 37 लाख रुपए की लागत से एमआरएफ सेंटर बनाया गया, जो इस समय बदहाली का शिकार हो रहा है। एमआरएफ सेंटर के लोकार्पण के 1 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन यहां अभी तक कूड़ा पहुंचाना शुरू नहीं हुआ है। जहां एमआरएफ सेंटर में कूड़ा होना चाहिए वहां गेहूं और सरसों की फसल लहलहाती नजर आ रही है, जो कि अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं एमआरएफ की रखवाली कर रहे चौकीदार को भी पैसा भी नहीं मिल रहा है। ये कचरा फैक्ट्री बनी हुई साहब, इसकी चौकीदारी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ आप चौकीदारी कर रहे हैं। हाँ। यहाँ कचरा डालने के लिए बनाया गया। हाँ। क्या कचरा डाला जाता है यहाँ? अभी नहीं साहब, कुछ अच्छा, अभी नहीं डाला जाता। अभी नहीं आ रहा है। हाँ। अच्छा, देख रेख आप करते हैं इसकी? हाँ, हम देख रेख करें साहब। धुरिया में अभी करीब 1 महीना पहले मैं वहाँ निरीक्षण करने गया था, तो वहाँ जो एमआरएफ सेंटर बना हुआ है उस पर कूड़ा पड़ रहा था और वो कवर्ड भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्तमान में वहाँ पर धुरिया के एमआरएफ सेंटर को जाने के लिए जो रास्ता था वहाँ पर पुलिया का निर्माण हो रहा है, तो वो करीब 1 महीने से वो निर्माण हो रहा है। उस निर्माण होने के कारण वहाँ पर वाहन नहीं निकल पाता, इसलिए इस 1 महीने से थोड़ा सा दिक्कत है। और अब पुलिया का निर्माण लगभग पूरा होने जा रहा है, लेकिन उस सड़क पर 2, 3, 4 ऐसे बड़े गड्ढे हो गए हैं जहाँ पर वाहन। वहीं लखनऊ में निशानगंज से आईटी जाने वाले पुल में दरार पड़ी है। स्थिति को देखते हुए पुल को बंद कर दिया गया है। बता दें कि 617 मीटर लंबा इंदिरा ब्रिज जर्जर है। लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम और रेलवे के अधिकारी पुल की जांच करेंगे। फिलहाल पुल पर पूरी तरह से आवागमन बंद किया गया है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां से प्रतिदिन लगभग 10,000 वाहन गुजरते हैं। सेतु निगम और निर्माण निगम की नाकामी के कारण एक पुल जो है फिर से जर्जर हो चुका है। राजधानी लखनऊ का ये वो पुल है जहां पे हम खड़े हुए हैं। ये निशादगंज से आईटी चौराहे को जोड़ता है, यानी कि इस पुल की अब स्थिति ये हो चुकी है, ये जर्जर हो चुका है और इस पे आवागमन पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है। हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि आगे जो है बैरिकेडिंग लगा दी गई है, वो बैरिकेडिंग लगा करके इस मार्ग को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से इसके नीचे की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो है जर्जर हो चुका है और क्रैकिंग आ चुकी है, यानी कि वहाँ क्रैकिंग आ चुकी है। इसके कारण जो है इस मार्ग को जो है वो बंद कर दिया गया है, जिससे कि यातायात व्यवस्था में कोई अवरोध ना पैदा हो और जिससे कोई हानि ना हो। इसके लिए देखा जाए तो इस पुल का निर्माण चलने के लिए इस मार्ग को वो रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से यातायात भी पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इस मार्ग पे लाखों गाड़ियों का रोजाना जो है गुजरना होता है और आज क्रैकिंग की वजह से जो है जगह जगह पे इसकी जो है
यहाँ क्रैकिंग पड़ चुकी है। अगर हम इस क्रैकिंग की बात करें तो ये साफ तौर पे देखी जा सकती है कि ये जो क्रैकिंग की लाइन है वो पूरी तरीके से यहाँ पे दिख रही है। और अगर नीचे की अगर बात करें तो वहाँ भी ये जर्जर हो चुका है पुल, यानी कि कई साल पुराना ये बनाया हुआ पुल है और इस पुल में निर्माण मरम्मत सही समय पर ना होने के कारण जो है आज इसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है। जगह जगह पे इसकी जो है चिटकने लगी है दीवारें पूरी तरीके से, और इसकी वजह से जो है यहाँ पे इस मार्ग पे लोगों का आना जाना जो है तो वो बंद कर दिया गया है, जिससे कि किसी प्रकार से कोई हानि ना हो सके और इसमें किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या ना उत्पन्न हो। इस वजह से हालांकि अभी कुछ घंटों के बाद जरूर निश्चित तौर पे यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए पहुँचेंगे और निरीक्षण करने के बाद इसकी रिपोर्ट संशोधित करके लगाएंगे कि आखिर इसमें जो मरम्मत का कार्य है वो किस तरीके से कार्य किया जाएगा, इसकी मरम्मत कैसे होगी, उसका कार्य अधिकारी लोग जो हैं वो निश्चित करके बताएंगे। और इसके लिए जो है प्रशासन ने पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखाते हुए इसका आवागमन वो जो है रोक दिया गया है। यानी कि अब ये पुल का निर्माण कब तक होता है, कब तक सुचारू रूप से चालू होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तब तक के लिए यातायात पूरी तरीके से लखनऊ का बाधित होने वाला है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ।